आप तक प्रॉपर पहुंच रही है और मैं विजिबल हूं। रवि एंड मंजीत, वेलकम इन द सेशन। कैसे हैं आप लोग? विकास जी सब कुछ प्रॉपर है। गौतम खुश रहिए भाई। शशि जी गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं? चलिए गाइस, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड एक्स्ट्रा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि इंडिया में कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनाया गया है। कविता, शिकू एंड अमित, वेलकम इन द सेशन। शिकू, आप काफी दिनों बाद नजर आ रहे सेशन में, कहाँ गायब हो गए थे? गुड मॉर्निंग कविता, मंजीत एंड यार स्टूडेंट्स, काजल, आलोके। चलिए तो फटाफट जल्दी से सारे के सारे लोग सेशन से कनेक्ट होइए और हम डिस्कस करने वाले हैं जो है गवर्नर। नहीं शिकू, कोई बात नहीं, काफी दिनों से आप नहीं मिलते थे सेशन में, तो मुझे लगा कि आपको या तो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है या फिर सिलेक्शन हो गया है या फिर कोई एग्जाम वगैरह आ गया है, कुछ ऐसा ही मुझे डाउट था। बट आपकी कोई न्यूज़ नहीं थी मेरे पास, सो दैट मैं क्या कर सकता था। तो वसुदेव गुड मॉर्निंग भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए फटाफट जल्दी से कमेंट करिए सारे के सारे लोग और ये बताइए मुझे कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है और मैं विजिबल, ऑडिबल एंड विजिबल, यस ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर इन माय सेशन। चलिए काजल, ऐसा तो नहीं है, बहुत हार्ड नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा मॉडरेट था। ओके चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। आप सभी को पता है संसदीय शासन प्रणाली, और संसदीय शासन प्रणाली जिसे आप पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। ओके विकास जी, चलिए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? आप में से कौन कौन बता सकता है कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से अडॉप्ट किया गया है इंडिया में? ललित जी वेलकम इन द सेशन। ब्रिटिश, सिको का कहना है कि ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से अपनाया गया है। बहुत बढ़िया, ब्रिटेन से ये व्यवस्था भारत में आई है। और संसदीय शासन प्रणाली में आपके यहाँ दो विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर जो कार्यपालिका बनती है, कार्यपालिका मतलब सरकार, कार्यपालिका कहाँ से बनती है? कार्यपालिका संसद के सदस्यों से बनती है। मतलब कार्यपालिका में विधायिका की भागीदारी जरूर होती है। अगर कोई व्यक्ति विधायिका का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, तो वो कार्यपालिका या सरकार में शामिल नहीं हो सकता। सेम वही पैटर्न जो आपके केंद्र सरकार में अपनाया गया है, सेम वही पैटर्न राज्य में भी अपनाया गया है। और मैंने केंद्र में भी बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली की एक दूसरी विशेषता ये भी है कि सत्ता के दो केंद्र दिखाई देते हैं। सत्ता के, पावर के दो जो है पिलर नजर आते हैं। एक पिलर आपका राष्ट्रपति नजर आता है केंद्र सरकार में, और दूसरा पिलर आपका प्रधानमंत्री नजर आता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। सेम उसी पैटर्न पर राज्य में राज्यपाल की स्थिति है। गवर्नर एज लाइक प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इंडिया के लिए और गवर्नर अपने स्टेट के लिए। जो कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम की है, वही कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट में सीएम की है। Yes, real executive head is PM, Vasudev, you are right, and formal executive head is a president. Same that real is executive head in state is CM and formal executive head in state is a governor. Same pattern है वैसा ही। तो अगर हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ा है तो हमें इसे पढ़ने की कोई जरूरत है क्या? बताएं। अगर हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पढ़ा है तो क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री पढ़ने की जरूरत है? नहीं, कविता जी का कहना है और भी बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं है। और अगर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्यों? क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, और वही जहां से डिफरेंसेस हैं वहां से कुछ सवाल ज्यादा ही बनते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के डिफरेंस देखेंगे। देखिए, वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। तो चलिए मेरा क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? बताएं। मैंने अभी बताया 28 राज्य हैं और मैं पूछ रहा हूं 29वां राज्य। तो इससे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि ये सवाल कैसे है, क्या करेंगे, ठीक है? तो मिस्टर मनु जी, जम्मू कश्मीर की जो स्टेट का, श्यामलाल जी, स्टेट की जो कैटेगरी है वो खत्म कर दी गई है। लेकिन अगर निर्माण के क्रम में देखें तो भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। कब बना? भाई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति मंजीत जी, आपने देखा है कि आपके देश का राष्ट्रपति हुआ है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, और यहाँ कोई भी व्यक्ति, हम आप कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। बस एक ही शर्त है कि उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हो।
मुख्तार अब्बास नकवी, जैसे ठीक है, शाहनवाज हुसैन, और आपके कांग्रेस पार्टी में कुछ मोहम्मदन नेता रहे जो कि प्रॉपरली कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो प्रधानमंत्री भी तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, बस सामान्य में प्रथम होता है, तो बन सकता है, कोई वैधानिक रुकावट नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अनवर तैमूर मुस्लिम सीएम, हाँ, किसी राज्य के मुस्लिम मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और हुए भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। तो चलिए, हम राज्य पे थे। आज हमारे पास 28 राज्य है, ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है कि भारत का 29वां राज्य, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना को 29वें राज्य के रूप में मान्यता मिली। लेकिन 2019 में भारत सरकार एक और बिल लेकर के आई और इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर आज एक यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था, इसकी स्टेट की कैटेगरी खत्म कर दी गई, अब ये यूटी बन गया। क्लियर। और जम्मू कश्मीर को बांट करके 2 टुकड़े में कर दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो 2 नई यूटी बनी, 2 नई यूनियन टेरिटरी बनी। और इसके पहले क्या था, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो 29 में से एक जम्मू कश्मीर घट गया, बचे आपके 28 राज्य, और यहां पर 2 यूनियन टेरिटरी जुड़ गई, हो गए आपके 9 यूनियन टेरिटरी। तो वर्तमान समय में कितनी यूनियन टेरिटरी है, जल्दी से कमेंट करिए। कुलदीप का कहना है 8 और ललित का कहना है 8, सबका कहना है 8। भाई हुई तो 9 थी, ये 8 कैसे हो गई, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए मुझे जल्दी से। हुई तो 7 पहले थी, 2 और बढ़ी, 9 हो गई, ये 8 कैसे हो गई, ये भी जान लीजिए। जो लोग बता रहे हैं 8, वो बिल्कुल सही है। मर्ज कर दिया दमन-दीव और दादरा नगर हवेली। ठीक है, दमन-दीव और दादरा नगर हवेली DDDN को क्या किया, मर्ज कर दिया। इन दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी, क्योंकि दोनों बहुत छोटे छोटे क्षेत्र थे। सो दैट अब इंडिया में क्या कंडीशन है, 28 स्टेट हैं। ठीक है, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। याद रखिए, हर स्टेट के पास अपना एक गवर्नर होता है। ठीक है, हर स्टेट के पास अपना एक गवर्नर होता है, याद रखिए। और अब 8 यूनियन टेरिटरी की बात कर लें, यहां पर क्या किया जाएगा, 8 यूनियन टेरिटरी में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हमारे पास हैं जहां पर विधानसभा बनाई जा सकती है। दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में नहीं, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में। तो इन तीनों में से 2 जगह तो बनी हुई है, दिल्ली में है, पांडिचेरी में, जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव कराना चुनाव आयोग के हिसाब से संभव नहीं है। तो इसलिए यहां पर क्या होंगे, यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर कहा जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे और मुख्यमंत्री होंगे, जिन यूनियन टेरिटरीज में क्या किया गया है, विधानसभा बनाई गई है। अब बची आपकी 5 यूनियन टेरिटरी, यहां पर सीएम नहीं होंगे और यहाँ पे जो अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रशासक कहलाएगा। ओके, तो चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, आपका ये क्षेत्र जो है, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, यहाँ के प्रशासक को एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। तो राज्यपाल, उपराज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेटर का डिफरेंस समझ में आया कि हमारे यहाँ गवर्नर भी बनाया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाया जाता है। यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर इसलिए बनाए जाते हैं वसुदेव जी, कि अगर यूनियन टेरिटरी में कोई विधानसभा बनाई जा रही है तो वहां पर अधिकारों में अंतर होता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के। जैसे दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि प्रशासन उन्हें दे दिया जाए, मतलब दिल्ली पुलिस, शांति व्यवस्था बनाने का दायित्व तो उन्हें दे दिया जाए। तो दिल्ली की शांति व्यवस्था का दायित्व तो दिल्ली पुलिस का है और दिल्ली पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। जबकि अन्य राज्यों में क्या है, अन्य राज्यों की अपनी पुलिस होती है जो वहां के प्रशासन के लिए जिम्मेदारी उठाती है। क्लियर। तो शक्तियों के मामले में यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री और एक सामान्य राज्य के मुख्यमंत्री में अंतर होता है। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, इसीलिए वहां पे गवर्नर के पावर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए उनका काम, उनका पद नाम अलग अलग रखा गया है, गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। समझ में आया प्रॉपर या नहीं। और एडमिनिस्ट्रेटर तो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों पर काम करता है, इसीलिए उनका नाम एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया है। कोई डाउट किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, अब क्लियर हो गया। ईश्वर सर, जीके में 40+ कैसे आएगा, ईयर डेट याद करना बहुत कठिन है। ईश्वर जी, नाम तो आपका ईश्वर है और समस्या बहुत छोटी सी बता रहे हैं। प्रैक्टिस इज अ परफेक्शन, आपकी प्रैक्टिस। ओके नितिन जी, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, मेरा ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को, जो लोग एग्जाम देने आज जा रहे हैं, ठीक है, और जो जाने वाले हैं आने वाले समय में। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप सफल होके आए, आप बेहतर करके आए, आप अपने बुलंदी को जो है स्पर्श करें, यही मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस सेशन में इन 28 राज्यों के राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पहला मैटर हमारा आज की क्लास का ये होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड यूनियन लेजिस्लेटिव। भाई श्यामलाल जी, अभी कोई डेट क्लियर तो है नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आज आप राज्य की विधायिका और कार्यपालिका के बारे में डिस्कशन करते हैं और ये भारतीय संविधान के भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। क्लियर? ठीक है, 152 से 237 तक। और जो राज्यपाल है वो एज लाइक किसके है? राष्ट्रपति के है। क्लियर? जो मुख्यमंत्री है वो किसके इक्विवेलेंट है? पीएम के। विधानसभा किसके इक्विवेलेंट है? अभी कुछ भी एक्सेप्टेड जो है एक्सपेक्टेड नहीं कह सकता, ठीक है, इसलिए अब वहां पर विराम दें, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। विधानसभा किससे जुड़ी हुई है? लोकसभा जैसा सदन है, और विधान परिषद, ठीक है, राज्यसभा जैसा सदन है। लेकिन याद रहे, भारत के 28 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा आपके भारत के 28 राज्यों में है, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी में भी बनाई जा सकती है, 2 में बनी हुई है और अभी 1 में बननी बाकी है। लेकिन विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 राज्यों में है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो आगे स्टेट लेजिस्लेचर डिस्कस करेंगे तो वहां इसकी बात करेंगे हम लोग कि वो 6 राज्य कौन कौन से। वैसे ओरली मैं बता दे रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वो 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है और से सारे राज्यों में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा से ही निकल करके बनती है सरकार। विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, यहाँ बहुमत दल का जो नेता होगा वो बनेगा सीएम, और सीएम अपने सभी कार्य किसके नाम से करेगा? राज्यपाल, गवर्नर के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नर के बारे में डिस्कशन। राज्यपाल आपके संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल, ठीक है, की नियुक्ति की जाती है। पहली चीज ये रखिएगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति यहां पर डिफरेंस कर लेंगे। राज्यपाल और राष्ट्रपति इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं कि क्या अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति में। ठीक है, यहां पर राज्यपाल और राष्ट्रपति में डिफरेंस। सबसे पहले पद पर आने के लिए क्या करना पड़ता है? राज्यपाल को नियुक्ति से पद मिलता है, अपॉइंटमेंट से। राष्ट्रपति को निर्वाचन से, इलेक्शन। ठीक है, इसके अधिकार क्षेत्र में सिर्फ राज्य होता है और इसका अधिकार क्षेत्र पूरा भारत होता है। ठीक है, ये राज्य में केंद्र का एजेंट भी होता है, केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, लेकिन ये स्वयं में केंद्र सरकार है, यह स्वयं में केंद्र सरकार है। राज्यपाल के बारे में कहा जाता है कि इसे विधेयक को आरक्षित करने का अधिकार है। आगे पढ़ेंगे आरक्षित क्या होता है। और इसे विधेयक में को पॉकेट में डालने का अधिकार है, इसे पॉकेट वीटो दिया गया है। तो लोगों मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति में कुछ बेसिक डिफरेंस है, जबकि दोनों अपने अपने स्तर पर एक सिंपल सी बात है कि ये भी कार्यपालक है, ये भी एग्जीक्यूटिव हेड है राज्य का, और ये भी कार्यपालक है, एग्जीक्यूटिव हेड। क्लियर? तो आंध्रा में शायद बताया जाएगा, इन द सेंस ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मिस्टर गवर्नर की। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये लाइन नोट करिए सबसे पहले कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में अलग से नहीं कहा गया है, ये याद रखिएगा कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और राज्यपाल के पद और उसकी नियुक्ति के बारे में जो प्रोसेस है कि कैसे राज्यपाल बनाया जाएगा, ये प्रोसेस लिया गया है कहां से? कनाडा से। अब आप लोग सोचेंगे कि सर कनाडा से क्यों लिया गया, क्या राज्यपाल की नियुक्ति और निर्वाचन में क्या मतलब समस्या क्या होती है? याद रखिएगा, जब कभी भी निर्वाचन होगा तो निर्वाचन में ये जरूरी होता है कि व्यक्ति को लोकप्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकप्रिय होना चाहिए, पॉपुलर। जो व्यक्ति, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आगे मनु बताते हैं, पहले इस लाइन को जस्टिफाई कर लें कि आखिर क्यों उसको अपॉइंट किया जाता है, इलेक्शन उसका क्यों नहीं होता। राष्ट्रपति का तो इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन राज्यपाल के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता, वो जो है अपॉइंट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली होने के बाद भी, शक्तियों का पृथक्करण होने के बाद भी, हमारा संविधान संघीय भी है। इसे हमारे संविधान को कहा जाता है कि अर्ध संघीय है। शक्तियों का विभाजन होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेंट है, पावरफुल ज्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है वो इस प्रकार संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है कि समस्या की घड़ी में या किसी भी विपरीत परिस्थिति में सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएं, ताकि एक स्ट्रांग यूनियन बन सके। नहीं तो राजनीति का विकेंद्रीकरण कभी कभी घाटे का सौदा भी हो जाता है। संकट की घड़ी में विचार अलग अलग होंगे, निर्णय लेने में समस्या होगी, और अगर निर्णय सही समय पे नहीं लिया गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर अगर सही समय पे इंजेक्शन न लगाए तो मरीज ऊपर भी जा सकता है, ऐसा है कि नहीं? तो आपने बाद में इंजेक्शन लगाया तो किसी काम का नहीं। इसलिए सही समय पे आपातकाल में सही डिसीजन होना जरूरी होता है। इसलिए अर्धसंघीय यूनियन को थोड़ा सा पावरफुल बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ बता रहा था कि निर्वाचन वही हो सकता है जो लोकप्रिय हो, और अगर कोई लोकप्रिय व्यक्ति सत्ता में आ गया, ठीक है, तो वहां पर सत्ता का संघर्ष शुरू होगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसीलिए राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है ताकि राज्य में राजनीति के 2 केंद्र न बने, सत्ता एक जगह केंद्रित रहे, ताकि निर्णय आराम से हो सके। और 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था बनाई गई कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया, कभी कभी क्या होता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो वहां पर राष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति भी है। कौन है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 2 लोग हैं।
अगर राष्ट्रपति एब्सेंट हुआ तो उपराष्ट्रपति इसके कार्यभार को संभाल लेता है। लेकिन राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य में सिर्फ राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल है। कोई भी उपराज्यपाल की व्यवस्था यहां पर नहीं बनाई गई है। 155 155 आगे है, ये देखिए, ये मैंने लगा रखा है। सब कुछ आपके अपेक्षा में जो कुछ है ईश्वर जी, वो सब कुछ आपको मिलेगा, बस इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसे समझ लें, फिर आगे आपके फैक्ट भी क्लियर कर लेंगे। फैक्ट मैं नहीं छोड़ता। ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया सकता है। अगर उपराज्यपाल के पद का प्रोविजन होता तो जैसे राज्यपाल का पद खाली होता, उपराज्यपाल काम संभाल लेता। लेकिन इससे आपका राज्य की खर्च बढ़ जाता, आपकी सरकार का जो है खर्च बढ़ जाता, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो वैसे भी किसी मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में कोई न वेतन लेता है और न ही कोई काम करता है। वो काम करता है राज्यसभा के सभापति का। हर राज्य में राज्यसभा तो है नहीं, विधान परिषद जैसी, मात्र 6 राज्यों में है, तो शेष और राज्यों का क्या होगा? इसीलिए एक ऐसा रास्ता बनाया संविधान बनाने वालों ने, ताकि आपका काम भी आपका काम भी चल जाए और किसी प्रकार का कोई संकट भी ना आए। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद से ही एक सदस्य बनाया जाता है चुनाव के द्वारा। ठीक है, आगे विधान परिषद भी पढ़ाएंगे सीखो। तो विधान परिषद का सभापति राज्यसभा की तरह उपराष्ट्रपति या उपराज्यपाल नहीं होता। विधान परिषद का सभापति जैसे विधानसभा में से किसी एक व्यक्ति को विधानसभा चुन लेती है अपना नेता, अपना विधानसभा अध्यक्ष, वैसे ही विधान परिषद में भी किसी एक व्यक्ति को विधान परिषद अपना नेता, अपना अध्यक्ष चुनती है। ओके, तो मिस्टर राज्यपाल के बारे में प्रोविजन किया गया ये कि अगर कोई भी राज्य ऐसा है जहां का राज्यपाल त्यागपत्र दे दे या उसे पद से हटा दिया जाए या कोई समस्या वहां है, तो वहां दूसरे राज्य के राज्यपाल को भी कार्यभार दिया जा सकता है, या एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें ये क्लियर हो जाए कि ये राज्यपाल 2 राज्यों का एक साथ राज्यपाल है। कौन एग्जाम्पल दे सकता है? जल्दी से कमेंट करें। कुलदीप। एमपी एंड यूपी में अलग अलग हो गए सोनू जी, पहले थे आनंदीबेन पटेल को दोनों राज्य का चार्ज मिला था, लेकिन अब एक नए पटेल साहब आ गए हैं आपके एमपी में। एमपी का कौन है सेशन में? एमपी के राज्यपाल का नाम बताइए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। ठीक है, एमसी पटेल, मंगू भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। ओके, तो कोई पटेल जी वहां आ गए हैं। पहले ये चार्ज आनंदीबेन पटेल के पास था, जो यूपी की राज्यपाल है नियमित, लेकिन एक राज्यपाल ऐसे हैं जिनके पास काफी समय से 2 राज्यों का चार्ज है, वो है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी के पास महाराष्ट्र का भी चार्ज है और साथ साथ गोवा का भी चार्ज है। महाराष्ट्र और गोवा 2 राज्यों के राज्यपाल हैं। ओके, विकास जी लास्ट में बात करें इस मुद्दे पर। ठीक, चलिए, तो ये क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। याद रखिएगा, जैसे केंद्र में कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता था, केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते थे, वैसे ही राज्य में भी राज्य के एग्जीक्यूटिव का हेड गवर्नर ही होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ओके, तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और जो है अभी अपॉइंट हुए होंगे कविता। ठीक है, आई हैव की। ठीक है, चलिए, तो सारे काम राज्य में भी राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल अपॉइंट नहीं किया जाएगा जिसका वह निवासी है। याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को उस स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जाता जिस स्टेट का वो रहने वाला है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 155 में इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा बाय प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करने में, ठीक है, स्वतंत्र नहीं है। प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करेगा जिस नाम का रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, इनकी सलाह पर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है किसी भी राज्य का, लेकिन संविधान में जो योग्यताएं बताई गई हैं वो योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यताएं क्या बताई गई हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को ही, नहीं भाई आदेश नहीं आप कह सकते, संवैधानिक वर्ड सलाह ही है, आदेश न कहें। ठीक मनु जी, नहीं, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं होगा, सरकार की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर श्यामलाल राज्यपाल को नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ओके, अब मंत्रिपरिषद किसे रेफर कर सकता है, किस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है? जैसे कोई ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद रेफर कर दे जिसकी आयु 25 वर्ष है, जिसकी आयु 25 वर्ष है, अगर उसे राज्यपाल बनाने की सलाह दे दे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो क्या राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा?
वहां पर ऑर्डर मान लेगा, नहीं मानेगा, रिजेक्ट कर देगा कि नहीं योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो नहीं। क्लियर? तो कहीं स्वतंत्रता है, लेकिन जो नियम है उस नियम के तहत राष्ट्रपति को भी चलना पड़ता है और सरकार को भी। तो नियम ये है, अनुच्छेद 157 में बताया गया है कि उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। पहली बात, 35 वर्ष की आयु उसकी कंप्लीट हो चुकी हो, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। मतलब वो पागल या दिवालिया ना हो, सजा याफ्ता ना हो, ठीक है, बैंकरप्ट ना हो। तो जो चीजें एक राजनीतिक होने का मानदंड है वो पूरी हो रही हो और 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, तो सबसे ज्यादा यही एज पूछी जाती है। तो आपको 3 ऐसे पदाधिकारियों का नाम बता रहे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष होनी जरूरी है। एक है आपके प्रेसिडेंट, दूसरे हैं वाइस प्रेसिडेंट और तीसरे हैं गवर्नर। ये 3 पद ऐसे हैं जिन पे अपॉइंटमेंट इलेक्टेड होने के लिए 35 साल का होना जरूरी है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? क्योंकि अभी क्रिटिकल मुद्दे आगे आ रहे हैं, ठीक, जहां पर आप फंसेंगे। सीएम की एज, सीएम 25 वर्ष का व्यक्ति भी बन सकता है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में सीएम और पीएम वही बनेगा जो लोकसभा और विधानसभा में बहुमत का समर्थन जिसके पास हो। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 25 वर्ष जिसकी आयु है, वह लोकसभा या विधानसभा का नेता है, ठीक है, तो वो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ओके, बनो आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का टेन्योर, तो आर्टिकल 156 में बताया गया है इनका टेन्योर, लेकिन अनुच्छेद 155 क्या कहता है पहले ये जान लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट 5 वर्षों के अवधि के लिए की जाती है। कितने? 5 साल के लिए। किसी भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा कितने समय के लिए होता है? 5 साल के लिए, लेकिन फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया तो 5 साल वो रहेंगे ही। कभी कभी राष्ट्रपति के पास अधिकार ये भी है कि 5 साल के पहले भी उन्हें पद से हटा दे। तो राज्यपाल कोई व्यक्ति तब तक रह सकता है सामान्य अवस्था में 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति की कृपा पर। और राष्ट्रपति कृपा तभी करता है जब केंद्र सरकार की कृपा रहे। किसकी? केंद्र सरकार। ट्रांसफर हो जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यस श्यामलाल, यू आर राइट। तो किसी व्यक्ति को 5 वर्षों के लिए राज्यपाल बनाया जाता है, लेकिन उसके पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मिनिमम एज लिमिट विकास एंड सोनू 35 है, मैक्सिमम एज लिमिट पॉलिटिक्स में नहीं होती। सरकारी नौकरियों में एज लिमिट है कि 60-62 पे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन सरकार में एज लिमिट नहीं होती। सरकार में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, जो कब्र में पैर लटकाए हो वो भी आ सकता है, ठीक है। जिसके पैर कब्र में लटके हुए हैं वो भी सरकार में शामिल हो सकता है, चाहे राज्यपाल के रूप में, चाहे राष्ट्रपति के रूप में, चाहे किसी और रूप में आ सकता है, ठीक। चलिए, तो यहां पर क्लियर हुआ कि टेन्योर क्या है। किसी भी राजनीतिक पद, विधायक, सांसद, नगरपालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत या फिर आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी भी राजनीतिक पद के लिए मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। हाँ, इस मोदी सरकार ने एक परंपरा बनाई है, शुरू की है। अब देखिए वो परंपरा क्या आने वाली सरकारें भी कायम रखती हैं कि अगर कोई व्यक्ति 75 वर्ष की आयु पे पहुंच रहा है तो राजनीतिक रूप से उसे कार्यमुक्त कर दिया जा रहा है। मतलब एक्टिव राजनीति से वो पर्दे के पीछे से काम करेगा। ये एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी का रूल है, गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन का रूल नहीं, ठीक है। ये परंपरा है, रूल नहीं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 156(2) में कहा गया है कि राज्यपाल स्वयं अपना पद त्याग कर सकता है। अगर राज्यपाल चाहे तो मिस्टर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन एड्रेस करेगा और बाय बाय कर सकता है कि अब हम काम नहीं करेंगे। वसुदेव जी, वो डिपेंड करता है सर। देखिए, जब कोई पद प्रसाद पर्यंत हो तो वहां पर टेन्योर बहुत मायने नहीं रखता, ठीक वसुदेव। क्योंकि अगर राष्ट्रपति चाह रहा है तो 5 साल की जगह 5 साल यहाँ पूरा करने के बाद किसी और राज्य का 5 साल के लिए राज्यपाल बना देगा। सरकार चाह रही है, अगर नहीं चाह रही है तो 5 साल पहले हटा देगा, 5 साल में 3-3 स्टेट की सैर करा देगा। वो जब प्रसाद पर्यंत पद होता है तो वहां पर किसी भी प्रकार का फाउंडेशन काम नहीं करता या किसी प्रकार की सिक्योरिटी काम नहीं करती, ठीक है। आपका काम करता है, ठीक। तो यहां पर यह भी है कि राज्यपाल अगर चाहे तो 5 साल पहले भी रिजाइन कर सकता है। अब कुलदीप जी, मोदी जी की एज क्या है इस समय? मोदी जी की आयु क्या है इस समय? 69। 2021 में वो 69 के हैं। कुलदीप कह रहे हैं 71 और मनु कह रही है 69। पहले यही समझौता कर लो। तो अगर 71 के हैं 21 में, तो 3 साल बाद 74 साल के होंगे, 1 साल बचा होगा, तो इनके नेतृत्व में चुनाव लड़के कुर्सी किसी और को देके चले जाएंगे। राजनीति है, कुछ भी सब हुआ, ठीक है। तो वो देखा है पुतिन साहब को, उन्होंने संशोधन कर दिया कि 10 साल तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। तो ये लोग खिलाड़ी होते हैं, ये अपने लिए व्यवस्था बना भी लेते हैं, ठीक। तो जब भी प्रेसिडेंट मिस्टर गवर्नर को अपॉइंट करेगा तो याद रखिएगा
गवर्नर साहब क्या करेंगे, गवर्नर साहब जाएंगे उस राज्य में और जिस राज्य के वो गवर्नर अपॉइंट हुए हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने या कोई और सीनियर जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, उसी के सामने क्या करेंगे, शपथ लेंगे। याद रखिएगा, राज्यपाल अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उसे शपथ दिलाएगा, ठीक है, उस राज्य का न्यायाधीश। आगे वेतन भत्ते, आर्टिकल 158, ये बड़ा विवादित मुद्दा है। विवादित मुद्दा इसलिए है कि सामान्य अवस्था में राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, राज्यपाल को, एक सामान्य राज्यपाल को कितना पेमेंट देने की व्यवस्था है, 3,50,000, 3.5 लाख प्रति माह। लेकिन समस्या कहां आती है, जब एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का कार्यभार दे दिया जाता है, 2 राज्यों का राज्यपाल। अब आप बताइए कि क्या दोनों राज्य 3.5 लाख और 3.5 लाख मिला के देंगे बराबर 7 लाख? इतना तनख्वाह पाएगा वो व्यक्ति? नहीं। कितना पाएगा? अगर 3.5 लाख 3 लाख दोनों नहीं देंगे तो फिर आपका वेतन कितना होगा? 3.5 लाख। सिखों का कहना है कि वो 2 नहीं 5 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए, पेमेंट उसे 3.5 लाख ही मिलेगा। प्रश्न ये उठता है, देगा कौन? 2 राज्यों का राज्यपाल है ना, 2 राज्यों का राज्यपाल है तो कौन राज्य देगा, ए या बी? भाई 3.5 लाख ए या बी 2 राज्यों का राज्यपाल है तो कौन देगा? दोनों देंगे। तो 2 कंडीशन बनती है, दोनों आधा आधा दें, आधा आधा दें। क्लियर? दोनों आधा आधा दें। ऐसा भी संभव, भाई देगा आदमी को 2 राज्यों का राज्यपाल तो शपथ भी वही लेनी, काम भी वही करना, तो दोनों को आधा आधा देना चाहिए। ऐसा होगा? ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पे शपथ लेता है तो राज्यपाल 3.5 लाख रुपया प्रति माह तनख्वाह पाएगा। लेकिन 2 राज्य की होने की कंडीशन में दोनों में आनुपातिक विभाजन होगा। क्या होगा? आनुपातिक विभाजन। और ये आनुपातिक विभाजन मतलब कि 3.5 लाख में कितना एक राज्य देगा, कितना अल्टरनेट नहीं, श्यामलाल याद रखिएगा, दोनों के बीच आनुपातिक विभाजन होगा। जैसे महाराष्ट्र और गोवा, ये 2 राज्य हैं। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है तो यहाँ कार्य भी ज्यादा होगा, गोवा छोटा राज्य है तो यहाँ कार्य भी कम होगा। क्यों? तो क्या महाराष्ट्र और गोवा के द्वारा आधी आधी तनख्वाह दी जाए राज्यपाल को? ऐसी स्थिति में ये आनुपातिक विभाजन करके महाराष्ट्र को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी और गोवा को कम। और ये आनुपातिक विभाजन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी एक राज्य का राज्यपाल बनाया गया तो उस राज्य के राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से, कहां से? राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से कितना वेतन मिलेगा? 3.5 लाख रुपया महीना। यस। लेकिन अगर उसे 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया गया तो दोनों राज्य अपने अपने संचित निधि से उस अनुपात में वेतन देंगे जिस अनुपात में राष्ट्रपति निर्धारित करे। अब समस्या आई कि भाई वेतन तो दे दिया, पेंशन कहां से आएगी? पेंशन, क्योंकि अब एक ही राज्य को, एक ही व्यक्ति को 3-3 राज्यों का राज्यपाल बनाया, 2 साल किसी एक राज्य के राज्यपाल ने, फिर ट्रांसफर कर दिए गए दूसरे राज्य में, फिर ट्रांसफर कर दिए गए तीसरे राज्य में, तो ऐसी कंडीशन में क्या पेंशन सब लोग बांट के देंगे? नहीं, पेंशन इन्हें सदैव केंद्र की संचित निधि से मिलता है। याद रखिए, इंडिया गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो पेंशन भी वही देगी। ओके, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को और गवर्नर के लिए ये नियम लागू होता है। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वसुदेव, या CFI क्लियर हुआ? वेतन भत्ता इनका क्लियर हुआ? कोई डाउट अगर है तो पूछ डालिए, तुरंत अभी क्लियर कर लें, क्योंकि अब बढ़ेंगे हम लोग इनकी शक्तियों की ओर कि इन्हें काम क्या करना है, इनके पास पावर क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति की तरह राज्य के राज्यपाल के पास कुछ शासनात्मक शक्तियां, कुछ विधायी शक्तियां, कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं। राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन या आपातकालीन शक्तियां भी हैं, परंतु राज्यपाल के पास कोई सैन्य शक्ति नहीं होती, कोई आर्म्ड पावर नहीं है। कारण उसका है कि राज्य की कोई सेना नहीं होती। कभी आपने सुना है महाराष्ट्र आर्मी, इंडियन आर्मी तो सबने सुना होगा, यूपी आर्मी, MP आर्मी, महाराष्ट्र आर्मी, ऐसा सुना है? शिवसेना, वसुदेव जी, वो तो भगवान शंकर की सेना है ना, जो पहाड़ों पे रहती है। युद्ध के लिए थोड़ी थी, वो तो भक्ति के लिए थी। नहीं सुना ना? पुलिस सुना है? पुलिस सुना है? तो पुलिस तो केंद्र सरकार के पास भी है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस। ये सेना नहीं है, ये पैरामिलिट्री कहलाती है। क्लियर? तो यहां पर सेना की शक्तियां इसलिए नहीं क्योंकि राज्यों के पास सेना नहीं। ओके, पुलिस है तो पुलिस केंद्र सरकार के पास। यस श्यामलाल, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। सबसे पहला काम है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। पहला काम वो CM को अपॉइंट करता है। तो आप ये बताइए CM वो किसे अपॉइंट करेगा? किसी भी स्टेट का गवर्नर CM उसे ही अपॉइंट कर सकता है जिसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। विधानसभा में बहुमत हो, विधानसभा में अगर मेजोरिटी है तो राज्यपाल की सारी शक्तियां खत्म। जिस व्यक्ति के नाम पर बहुमत है उसे मुख्यमंत्री बनाया, और अगर उसे मुख्यमंत्री बना दिया उसके बाद वो टोटल राज्यपाल का रोल खत्म। मुख्यमंत्री जिसके नाम की सिफारिश करेगा उसे मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा, मुख्यमंत्री जिसे चाहेगा उसे महाधिवक्ता अपॉइंट किया जाएगा, मुख्यमंत्री जिसे चाहेगा राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य और अध्यक्ष बनाएगा, मुख्यमंत्री जिसे चाहेगा उसे राज्य वित्त आयोग में अपॉइंट किया जाएगा, मुख्यमंत्री जिसे चाहेगा राज्य पिछड़ा वर्ग, राज्य अल्पसंख्यक, राज्य SC या राज्य ST, राज्य अदर बैकवर्ड क्लास, राज्य में महिला आयोग,
जितने भी आयोग हैं राज्य स्तर के, उन सब के लोगों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद से लेकर के सबकी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही की जाएगी। राज्यपाल किसी भी नियुक्ति के लिए स्वतंत्र नहीं है। अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को नामित कर सकता था, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई क्योंकि एंग्लो इंडियन रहे नहीं। ओके, एक काम राज्यपाल और करता है जो राष्ट्रपति नहीं करता। यहां पर वो भी एग्जीक्यूटिव पावर में थोड़ा सा चेंज है। ये सारे के सारे अधिकार राष्ट्रपति को भी है केंद्र स्तर पर, ये सारे के सारे अधिकार राज्यपाल को ही है राज्य स्तर पर, लेकिन एक काम नहीं होता राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन वो राज्यपाल करता है। अगर 352 इंप्लीमेंट में है तो सारी शक्तियां कहां होती हैं? मंत्रिमंडल के हिसाब से चलता है देश, ठीक। लेकिन अगर 356 इंप्लीमेंट है तो राज्यपाल को प्रशासन की जिम्मेदारी भी दे दी जाती है। तो राज्य के प्रशासन को चलाने का दायित्व भी भाई जॉब वाला भी पाएगा, गवर्नर वाला भी पाएगा। जॉब की पेंशन उसके जीवन पर्यंत सेवा के बदले दी जा रही है। उसने अपना बोनस फंड पेंशन अपनी सर्विस से निकाला है, और ये जो दूसरी सेवा करेगा उसे दूसरी पेंशन मिलेगी। क्लियर? याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति शासन की कंडीशन में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल राज्य का प्रशासन भी देखता है। द कंडीशन ऑफ 356। ओके, आगे विधायी शक्तियां। तो जितनी विधायी शक्तियां आपके केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के पास हैं, उतनी ही विधायी शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। बस एक डिफरेंस यहाँ है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल को संदेश भेजना, बैठक बुलाना, सदन को भंग करना, हटाना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। यही काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन और दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन संबोधित करता है। ये काम राष्ट्रपति भी करता है। विधानसभा सदस्य की अयोग्यता संबंधित विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। यही काम राष्ट्रपति करता है। इसके अतिरिक्त एक काम और, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम की शक्ति प्राप्त करता है। अब जब कोई विधेयक, कोई बिल पास किया गया तो राष्ट्रपति 3 कदम उठा सकता था। एक तो हस्ताक्षर कर दे, हस्ताक्षर कर दिया तो पास हो गया। दूसरा, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के रिव्यू के लिए डाल दिया और रिव्यू होने के बाद दोबारा आया तो उसे सिग्नेचर करना ही पड़ता था। ऐसी कंडीशन राज्यपाल की भी है कि राज्यपाल हस्ताक्षर कर दे तो पास हो गया, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। अरे विकास जी कहां है? अभी फांसी तक पहुंच गए, अभी फांसी भी आगे है, ठीक। लेकिन तीसरा अधिकार राष्ट्रपति के पास था, पॉकेट वीटो। क्या था? पॉकेट वीटो। ये अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, ये प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। लेकिन इसी के जैसी एक शक्ति है, और वो ये है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य विधानसभा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर रहा है, तो उस विधेयक को अनुच्छेद 200 और 201 के तहत रिजर्व कर लेता है। क्या कर लेता है? आरक्षित कर देता है कि ये रिजर्व रहने दीजिए, इस पर मैं निर्णय नहीं लूंगा। आरक्षित करके कहां भेज देता है? राष्ट्रपति के पास, कि इस विषय में निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो राष्ट्रपति के पास क्या पावर था? वो उस विधेयक को पॉकेट में डाल देता था, ना हाँ ना ना। और यहां पर राज्यपाल के पास पावर है कि उस बिल को ट्रांसफर कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति और केंद्र सरकार मिलकर के फैसला करे कि उस बिल का क्या करना है। राष्ट्रपति के पास इस विषय में असीमित पावर है। वो चाहे तो मना कर दे, वो चाहे तो पेंडिंग में डाल दे, वो चाहे तो पास कर दे, वो चाहे तो पुनर्विचार के लिए वो भी दे दे। लेकिन यहां पर याद रहे कि अगर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस दिया गया है और विधानसभा विधान परिषद ने बिना पुनर्विचार किए ही वापस पकड़ा दिया राष्ट्रपति को, तो वो उसे उस कंडीशन में भी डिनाई कर सकता है। लेकिन राज्यपाल पुनर्विचार के बाद आई बिल को डिनाई नहीं कर सकता। दोनों में ये अंतर है, ठीक। समझ में आया या नहीं? 3 प्रकार की शक्तियां यहां राष्ट्रपति के पास थी, 3 प्रकार की ही शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। एक में डिफरेंस है कि वो पॉकेट वीटो का यूज करके विधेयक को रोक देते थे, यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक। क्लियर? मिस्टर विकास, फांसी की सजा को भी माफ नहीं कर सकता, सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को भी राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। तो काफी डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में वित्त आयोग का गठन करेगा। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में राज्य की आकस्मिक निधि को बढ़ाने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है। विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी होती है। अनुच्छेद 213 आर्टिकल 213। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति के पास भी ये पावर था, अनुच्छेद 123। तो यही 2 आगे कर दीजिए, हिसाब किताब बराबर। राष्ट्रपति के पास यही ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर अनुच्छेद 123 में दिया गया है, और राज्यपाल को ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर अनुच्छेद 213 में। राष्ट्रपति संघ सूची के विषय पर, किसमें? संघ सूची या फिर समवर्ती सूची के विषय पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। राज्यपाल राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची के विषय पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। दोनों के पास अपने अपने स्तर पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश एक ऐसा आदेश है जो उसी प्रकार लागू होता है जैसे कि विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून लागू किया जाता है। लेकिन यहाँ याद रहे कि अध्यादेश की अपनी एक लिमिट है। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब सदन सत्र में ना हो, सदन का सत्र न चल रहा हो,
ठीक, लेकिन जब सदन सत्र में आएगा तो 6 सप्ताह के अंदर इसका निस्तारण होना चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो जेन्युइन है, सही है या फिर नहीं है। ओके, क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी दिमाग में ऐसा सवाल नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब विधानसभा सत्र में नहीं होती तो अध्यादेश। आगे न्यायिक शक्तियां, जैसा कि विकास जी कह रहे थे कि फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता, तो राज्यपाल को भी किसी दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का अधिकार है। उसके दंड को रोक सकता है, दंड को टाल सकता है, दंड को निलंबित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल मृत्युदंड का क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड में जहां पर फांसी की सजा हुई हो वहां पर क्षमादान का अधिकार उसे नहीं दिया गया है। और हाँ, एक चीज और कि अगर किसी सैन्य अदालत द्वारा कोई सजा दी गई हो तो इस सजा में भी राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को भी माफ कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन शक्तियां, आर्टिकल 356, संवैधानिक स्थिति भंग हो और राज्यपाल को विशेष आपात स्थिति की आधिकारिक रिपोर्ट में राष्ट्रपति को सूचित करता है, तब राष्ट्रपति की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल यहाँ के प्रशासन का दायित्व भी उठाने लगता है। 356 की कंडीशन। ओके, अच्छा 356 लगाने का आधार क्या है? अनुच्छेद 356 लगाने का आधार क्या है? 356 पे जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हो सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन के विषय में रिव्यू किया जा सकता है कोर्ट में, और कोर्ट के कहने पर रिमूव भी करना पड़ेगा। ओके, राष्ट्रपति शासन लगाने का जो आधार है वो है संवैधानिक विफलता। संवैधानिक विफलता, अगर मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार शासन चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा रिकमेंड किया जाएगा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या इस तमाम प्रकार की गलत चीजों को प्रमोट किया है तो मुख्यमंत्री को हटाया जाए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ठीक है, तो वहां पर ऐसा हो सकता है किसी भी राज्य में। राज्यपाल का वित्तीय अधिकार, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। संचित निधि से धन निकासी संबंधी कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना पारित नहीं हो सकता। ठीक, और राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। पंचायतों व नगर पालिकाओं के मध्य राजस्व वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और 1992-93 के बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद ये राज्य वित्त आयोग की स्थिति बननी शुरू हुई और तब से लगातार काम कर रही है। आगे मुख्यमंत्री है तो बड़ा खतरनाक पद, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें उलझने और पढ़ने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है, और अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बनता है? कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बनता है? ए, बी, सी और डी। पहला विकल्प चुनाव के द्वारा, इलेक्शन। ठीक है, दूसरा मनोनयन के द्वारा, नॉमिनेट। तीसरा नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। चौथा भर्ती, चल नहीं, भर्ती शब्द थोड़ा सा अलग हो जाएगा, चयन शब्द इस्तेमाल किया जाए, चयन। ठीक है, सिलेक्शन। बताइए, 4 विकल्प मैंने आपको दिए हैं और सारे के सारे लोग थोड़ा सा आंसर करें कि किसी भी चीफ मिनिस्टर का, जी हाँ, बनना कैसे होता है? इलेक्शन के द्वारा, नॉमिनेशन के द्वारा, ठीक है, अपॉइंटमेंट के द्वारा या फिर सिलेक्शन के द्वारा कैसे बनता है कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री? सारे लोग अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को और बताएं मुझे। 71% लोगों को पता है कि वह नियुक्ति के द्वारा बनेगा। ठीक है, 29% लोग कह रहे हैं चुनाव, जो कि गलत। चुनाव किसका लड़ते हैं? चुनाव जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उस समय किसको आप वोट देते हैं? भाई जब चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, तो आप वोट देते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA को। किसे? MLA को। ठीक है, ये कौन है? ये है विधानसभा सदस्य। क्या है? विधानसभा सदस्य। और जब कोई विधानसभा सदस्य विधानसभा में पहुंचता है, ठीक है, तो क्या करता है? अपना एक नेता चुनता है कि हमारे नेता ये है। ठीक, और जिस व्यक्ति को विधानसभा के सदस्य अपना नेता चुनते हैं वही राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया जाता है एज अ चीफ मिनिस्टर। तो मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाता है? नियुक्ति के द्वारा। इसका मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव नहीं होता, बल्कि एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर चुनाव होता है। बिल्कुल, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। वसुदेव, दैट्स क्लियर? बिल्कुल, पीएम भी अपॉइंट होता है, पीएम का भी चुनाव नहीं होता, चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है। संसद सदस्य सांसद को वोट देते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं। कोई भी नेता आता है और ये कहता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी नेता आता है, वो ये कहता है
सर टाइम चेंज कीजिए। विकास जी बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है और ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये बैच जो है, बैच और भी बैचे हैं, उनका भी टाइम अपना अपना, सबके थोड़े बहुत इशू रहते ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो टीम डिसाइड करती है, ओके। अच्छा आज काफ़ी टाइम बाद आप लाइव क्लास में आ पा रहे हैं, ओके। रिकॉर्डेड तो रहता है ना, ठीक। चलिए, तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, क्योंकि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय। तो विधानमंडल के दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है, संसद के दोनों सदन में किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, शपथ दिलाता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि विधानसभा में ही बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है? सीएम। तो जब विधानसभा ने आपको सीएम बनाया है तो आपके सारे कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी होगा? विधानसभा ही उत्तरदायी होगी ना, क्योंकि विधानसभा ने ही आपको अपॉइंट किया है, विधानसभा ने आपको अपना नेता चुना, सॉरी अपॉइंट राज्यपाल करेगा, विधानसभा ने ही आपको अपना नेता चुना है कि आप सीएम बनने योग्य है, तो राज्यपाल ने तो फिर बना दिया आपको, क्यों? ओके, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब आर्टिकल 163 के तहत देखें कि मुख्यमंत्री को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी और इस मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री शामिल होंगे। एक है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में थोड़ा सा एक चेंज और भी आता है, राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक सिर्फ राज्य मंत्री और दूसरा स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रभार। तो कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का सर्वे सर्वा होता है। क्या होता है? ये व्यक्ति विभाग का प्रमुख होता है, तो सभी प्रकार के फैसले लेने की जिम्मेदारी इसे कैबिनेट मंत्री की होती है, जो अपने स्तर पर टॉप लेवल पर है। इस कैबिनेट को सलाह और सहायता देने के लिए राज्य मंत्री बनाया जाता है और इन दोनों को सलाह और सहायता देने के लिए उप मंत्री बनाया जाता है। तो भारत में जो मंत्रिपरिषद है वो कैसी है? 3 स्तरीय है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपने देखा स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है कि इस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि इनके पास जो पद है वो राज्य मंत्री का है और जो कार्य है वो कैबिनेट के बराबर है। अधिकार इनका कैबिनेट के बराबर, सुविधाएं इनकी राज्य मंत्री की, ठीक। अधिकार इनके कैबिनेट मंत्री के बराबर, सुविधाएं इन्हें राज्य मंत्री की, कारण कि इससे राजकोषीय व्यय पर नियंत्रण रहेगा, ठीक। तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक परंपरा जो गलत पड़ रही थी उसे रोकने की कोशिश की। होता क्या है कि 1950 से लेकर 1977 तक एक छत्र कांग्रेस का राज रहा, थोड़े समय के लिए प्लस माइनस हुआ, फिर कांग्रेस वापस आ गई 80 में और लगातार आप देख रहे हैं 96 तक कांग्रेस। लेकिन उसके बाद आप देखिए तो केंद्र और राज्य दोनों में त्रिशंकु सरकार बनने लगी। त्रिशंकु सरकार, आप में से कौन कौन महाराष्ट्र का है? बताइए, आप लोगों में से कौन कौन महाराष्ट्र का है? ये कहानी महाराष्ट्र को एग्जाम्पल पे रख के अगर समझाई जाए तो काफी बेहतर समझ में आएगी। महाराष्ट्र विधानसभा, कोई भी नहीं बता रहा है हम महाराष्ट्र के हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में जो अभी हाल में चुनाव हुआ, इस चुनाव में आपने देखा कि महाराष्ट्र में डबल इंजन है, 3 इंजन है। श्यामलाल, डबल इंजन की सरकार उसे कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह एक ही सरकार हो। तो एक इंजन सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, और एक इंजन स्टेट गवर्नमेंट का। क्यों? 2019 में चुनाव हुआ, आपने देखा महाराष्ट्र का, तो वहां पर देखिए क्या कंडीशन है। 288 सीट है टोटल, चाहिए कितनी? 145। जिस पार्टी के पास 145 आ गई वो सरकार बनाएगी। तो वहां पर 2 गठबंधन था, एक था एनडीए और दूसरा था यूपीए। इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? एनडीए और यूपीए का। एनडीए और यूपीए 2 गठबंधन है हमारे यहाँ, 2 राजनीतिक गठबंधन। एनडीए को कहा जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वसुदेव, और यूपीए को कहा जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये कांग्रेस लीड करती है और ये बीजेपी लीड करती है, ठीक। तो हुआ क्या, बीजेपी के साथ एनडीए में यहाँ मुख्य मेजर पार्टी शिवसेना रही और एनडीए यूपीए में कांग्रेस के साथ यहाँ एनसीपी रही। चुनाव हुआ, अपने अपने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चुनाव लड़े। जो रिजल्ट आया तो आप देखिए, शिवसेना और बीजेपी को कितनी सीटें मिली? बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 106 सीटें। शिवसेना को कितनी सीटें मिली? 57। कितनी हो गई? 7 6 13, 10 5 15, 1 16, 163। चाहिए कितने था? 145। वैसे इसमें और भी गठबंधन रहे हैं, आईएनडी रहा है, जेएसएस रहा है, आरएसपी रहा है। इनको भी जो है सीटें मिली हैं, आईएनडी
इंडियन नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक को, ठीक है, 5 सीट मिली है, जेएसएस को 1, आरएसपी को 1, तो काफी सीटें, मतलब लगभग ये 170 के आसपास पहुंच गए थे। ठीक, अब यहाँ पर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी कि शिवसेना ने यहाँ पर प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। ठीक, बीजेपी ने कहा कि नहीं, 106 सीटें हमने जीती हैं, मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस चीज को लेकर के विवाद शुरू हुआ। ठीक है, और 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, एक इमरजेंसी कॉल, कंपनी से कुछ सामान आया था आपके वेजूज से। जी हाँ, हमारे वेजूज से, तो सामान डिलीवर करना था। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, खेला हो गया। ठीक, और बीजेपी अड़ गई, नहीं मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। फाइनली परिणाम क्या निकला, फाइनली परिणाम क्या निकला, फाइनली परिणाम ये निकला कि बीजेपी किनारे हो गई और जो है जिसे बनाया गया मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे साहब ने एक नया टाइप क्रिएट किया। इन्होंने दूसरी राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन किया और उस गठबंधन के द्वारा इन्होंने अपनी सरकार बनाई। कैसे, इन्होंने क्या किया, इनकी 57 सीटें थी, 57 सीटें इनकी थी, 53 सीटें एनसीपी की थी। ठीक है, 57 शिवसेना की थी, 53 एनसीपी की थी और साथ साथ 43 कांग्रेस की थी। इन सब ने जोड़ करके 3 3 6 7 7 3 10 3 13 5 5 10 4 14 1 15 153 यही हो गए। और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, बीएवीए रही है, सपा रही है, बसपा रही है, तमाम पार्टियां मिला करके इन्होंने लगभग 170 के आसपास मेजोरिटी ले ली। तो यहाँ पर खेला हुआ। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वैसे अभी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि वाजपेयी जी ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले क्या था कि जैसे शिवसेना सरकार बना रही है, इसको समर्थन कौन दे रही है, एनसीपी और कांग्रेस, ये दोनों बार्गेनिंग करते थे कि 53 हमारे विधायक आपके समर्थन में है, हमें 15 सीट मंत्री की चाहिए। कांग्रेस का है हमारे पास 43 हैं, तो हमें जो है 14 सीट चाहिए, और शिवसेना के तो ऑलरेडी है। अब ये भी अपने 15-20 बनाएंगे, सबसे ज्यादा तो इन्हीं के 20 ने कितने का मंत्रालय बन गया, 20 10 30 10 40 5 45 4 49 लोगों का मंत्रालय बन गया। इससे भी ज्यादा डिमांड होती थी, ये कहें 20 हमें चाहिए, ये कहें 20 हमें चाहिए, और शिवसेना 25 अपने बनाए, तो 20 20 40 20 60 5 65 लोगों का मंत्रालय, एक बड़ा सा मंत्रालय। तो ऐसी कंडीशन में सरकार के ऊपर व्यय बढ़ेगा, और व्यय बढ़ेगा तो सरकार की राजकोषीय घाटे की स्थिति बढ़ जाएगी। इसीलिए 91वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसाइड कर दिया कि अगर 288 आपके हैं तो गुड़े 15/100, इससे ज्यादा सदस्य आपके मंत्रालय में शामिल नहीं हो सकते। ओके, ये रही पॉलिसी। ठीक है, मुख्यमंत्री का कार्य क्या है, मुख्यमंत्री का पहला कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना व मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों का निर्देशन मार्गदर्शन के साथ साथ सभी मंत्रियों की गतिविधियों पर भी कंट्रोल करता है। ठीक, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा को विघटित करने का परामर्श दे सकता है। महाधिवक्ता लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य तथा राज्य के अन्य मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति में भी राज्यपाल को परामर्श करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापति कर उसका नेता वही होता है। सरकार के नीति निर्धारण में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क की कड़ी है, वही सारी सूचना देता है राज्यपाल को। राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में है, वह राज्य का वास्तविक प्रशासक है, सारे काम वही करता है, उसी के नाम से होता है। ठीक, कोई भी गड़बड़ी जिम्मेदार मुख्यमंत्री। पद मुक्ति, सामान्यतः मुख्यमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त रहता है, और विधानसभा में बहुमत समाप्त होने पर राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। याद रखिएगा, सामान्यतः 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है, लेकिन अगर बहुमत गया तो 5 दिन बाद भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल कुछ होगा वसुदेव जी। ठीक है, जब मुख्यमंत्री के विरुद्ध राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए और मुख्यमंत्री उस समय भी त्यागपत्र न दे, तब उसे हटा दिया जाता है। ठीक, यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन रिपोर्ट कर दे और तब भी मुख्यमंत्री पद न छोड़े, तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राज्य का शासन चलाने का निर्देश राज्यपाल को दे देता है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि हर राज्य में 3 प्रकार के, ठीक है, कैबिनेट, स्टेट एंड डिप्टी,
ठीक है, 3 प्रकार का मंत्रालय होता है हर राज्य में, और अगर सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री और सीएम को जोड़ लें प्लस सीएम, तो ये कहलाता है मंत्रिमंडल। क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल। और अगर इन सभी को सामूहिक रूप से देखा जाए तो ये कहलाते हैं मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री होता है वो विभाग का प्रमुख होता है। इसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और इसकी सहायता के लिए उप मंत्री का पद भी बनाया गया है। ओके, समझ में आया? तो आज का सेशन यहीं तक है। अगर आप लोग क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो फटाफट यस टाइप करिए। यस। तो चलिए एक बार थोड़ा सा अपने दोस्तों को जगा दीजिए कि लड़ना है तो आ जाओ। और हम आ रहे हैं अपने पहले सवाल पर। यस, वित्त राज्यों में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? सिंपल और इजी सवाल कि राज्यों में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? अगले सवाल से 10 सेकंड मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। रामजीत मीना, वेलकम इन द सेशन। एंड 86% लोगों ने करेक्ट आंसर किया, दैट इज अ गवर्नर। यस। किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? ठीक है, किसकी सिफारिश पर? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या प्रेसिडेंट? बताएं, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसके आर्डर पे रखा जाएगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल? 73% लोगों का कहना है दैट इज द गवर्नर। यस, उसका फाइनेंशियल पावर है। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? बताइए। आर्टिकल 158 में मैंने इनकी योग्यता बताई थी आपको। आर्टिकल 158 में मैंने राज्यपाल की योग्यता के बारे में डिस्कशन किया था, तो आपको ये बताना है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। 87% लोगों ने कहा कि 35 साल का हो व्यक्ति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस आर्टिकल में है? 166, 163, 167, 164। 164 में भाई ईश्वर जी अपॉइंटमेंट है, क्या है? उनकी नियुक्ति है। कर्तव्य उनके कहाँ बताए गए हैं? 167 में। कर्तव्य क्या है? राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की द्वारा लिए गए सारे निर्णयों की जानकारी देना, ये इनका कर्तव्य है ना। अगला सवाल, राज्यपाल को उसको पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? राज्यपाल को अगर उसके पद से हटाना है तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर एंड जो कंसर्न स्टेट, या फिर इनमें से कोई नहीं? भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह क्यों लेगा? वो प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। किससे? प्रधानमंत्री के कहने पे हटाएगा, तो विकल्प में प्रधानमंत्री नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति राज्य के किसके रिपोर्ट से प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 में आपातकाल की घोषणा कर देता है? राष्ट्रपति राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है किसकी सिफारिश पर, किसके कहने पर? और उनका नाम है, जी हाँ, राज्यपाल। गवर्नर के कहने पर वो राष्ट्रपति शासन लगाता है। ये रहा आज का सेशन। और लीडर बोर्ड पे सबसे टॉप पर है कुलदीप सिंह राणा, सेकंड टर्म पर सोनू गौतम, थर्ड नंबर पर सिकू, वसुदेव, कविता एंड मुन। इसके बाद अर्जुन, श्यामलाल और भी ढेर सारे लोग हैं टॉप 20 में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत बढ़िया ईश्वर जी। प्रैक्टिस बढ़ाए रहिए अपना, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन रेगुलर मॉक अटेंड करते रहिए। धीरे धीरे आप भी जो है 100 100